हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का हार्डिंग कोड की एक और नई वीडियो के अंदर। मैं कोशिश करूंगा इस एक वीडियो के अंदर ही बाकी बचे हुए सभी एपिसोड्स को कवर कर दूं ताकि हम लोग जल्द से जल्द लेटेस्ट एपिसोड तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डिमोनिक कल्ट के लोग ग्रैंड माशिया को ढूंढते हुए डिसेबल विलेज में पहुंच चुके थे और वहाँ पे आकर जिद करते हुए कहने लगे थे कि वो लोग ग्रैंड माशिया से मिले बगैर नहीं जाने वाले, जबकि ग्रैंड माशिया तो इस समय गाँव में मौजूद थी ही नहीं क्योंकि वो चेनमू के साथ बाहर गई हुई थी। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चिनमू को ही देखते हैं जो कि वहाँ पे उस एंशिएंट ड्रैगन के बच्चे को देखकर खुद ही सोचते हुए कहता है कि जरूर से हजारों साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग हुई होगी जिसमें एंशिएंट ड्रैगन का बच्चा मारा क्या होगा, जो देखकर एंशिएंट ड्रैगन ने खुद गुस्से में आकर सभी इंसानों को अनडेड्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा, जो कि अब डे नाइट वहाँ पे घूमते हुए ड्रैगन के बच्चे की हिफाजत करते रहते हैं। और अभी चिनमू वहाँ पे ये सब कहते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे अपने सामने किसी की आवाज सुनाई देती है। और जब चिनमू वहाँ पे गौर से सामने की तरफ देखता है तो उसकी नजर वहाँ पे उसी फ्रोजन बेबी ड्रैगन के ऊपर पड़ती है, लेकिन उसके साथ एक इंसान भी मौजूद था जो कि वहाँ पे चिनमू से बात करते हुए उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है, मेरा नाम गुली है और मैं यान किंगडम से बिलोंग करता हूँ। गुली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चिनमू वहाँ पे चौंकते हुए उससे कहता है कि फ्रोजन होने के बावजूद भी तुम यहाँ पे बात कैसे कर पा रहे हो। और ये कहकर जब चिनमू वहाँ पे अपने हेवनली मैजिक वेपन की तरफ देखता है तो वो अब वहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका था, यानी कि वहाँ पे आसपास कोई भी इविल पावर मौजूद नहीं थी। जबकि सामने की तरफ मौजूद गुली वहाँ पे चिनमू को पैसों का लालच देते हुए उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पे मेरी बाहर निकलने में मदद करते हो तो मैं तुम्हें यान किंगडम में ले जाकर काफी सारा पैसा दूंगा। जिस पे चिनमू उसे वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए कहता है, पर मैं तो डशु कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हूँ जो कि यान किंगडम का सबसे बड़ा दुश्मन है, और दूसरी बात है तुम यहाँ पे आकर फंस कैसे गए। जिस पे वो बड़ा उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, असल में यहाँ से 200 साल पहले मैं अपने डिसेबल्स के साथ इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आया था और उस समय हमें यहाँ पे मिला एक एंशिएंट ड्रैगन पीड, जिससे जैसे मैंने छूने की कोशिश की उसने एक्टिवेट होते हुए मेरे सभी डिसेबल्स के ब्लड एसेंस को सोख कर उन्हें जान से मार दिया और मुझे यहाँ पे इस क्रिस्टल के अंदर फ्रीज कर दिया। इसलिए यंग मैन अब तुम्हें यहाँ पे मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें इस क्रिस्टल के ऊपर अटैक करते हुए मुझे आजाद करवाना होगा क्योंकि अब इस ड्रैगन बीट के अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि ये दोबारा से मुझे यहाँ पे सील कर सके। गोली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चिनमू वहाँ पे उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन अभी मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ कि मैं अकेला तुम्हें यहाँ पे आजाद करवा सकूं। चिनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गोली उसे वहाँ पे अपनी सोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, चिंता मत करो, तुम मेरी इस सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ मुझे यहाँ से आजाद करवा सकते हो क्योंकि इस सोर्ड को प्योर हेमन एंड अर्थ की एनर्जी से रिफाइन किया गया था और ये सोर्ड जिस किसी के पास भी होती है उसके पास लातादार पावर्स आ जाती है। गोली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चिनमू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है, क्या सच में? पर क्या आपकी ये सोर्ड मेरे इस मैजिकल वेपन से भी ज्यादा पावरफुल है? जिस पे गोली वहाँ पे गुस्सा होते हुए चिनमू से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं होता तो लो मैं तुम्हें अभी इसकी पावर की एक झलक दिखाता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोर्ड को म्यान से बाहर निकालता है और इस मौके का फायदा उठाकर चिनमू ने जल्दी से वहाँ पे अपने सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए उस सोर्ड को वहाँ पे अपने पास बुला लिया था और साथ ही साथ वो वहाँ पे गोली को आजाद करवाने का नाटक करते हुए बार बार ड्रैगन के स्केलेटन के ऊपर हमला किया जा रहा था, पर उसका कोई भी अटैक ड्रैगन स्केलेटन को लग ही नहीं रहा था, जो देखकर गोली गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए चिनमू से कहता है, ये तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, क्या तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप नहीं आती? जिस पे चिनमू भी वहाँ पे एक्टिंग करते हुए उससे कहता है कि माफ करना, पर आज से पहले मैंने कभी किसी स्वॉर्ड को उठाया तक नहीं है। चिनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गोली जैसे तैसे अपने गुस्से को शांत करते हुए चिनमू से कहता है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊंगा। जिस पे चिनमू उस स्वॉर्ड को अपने पास रखते हुए कहता है कि माफ करना, पर स्वॉर्डमैनशिप मैं अपने ग्रैंडपा माँ से सीखने वाला हूँ। जो सुनकर गोली वहाँ पे गुस्सा होते हुए चिनमू से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम इतना अच्छा मौका अपने हाथ से गंवा रहे हो? शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं होगा, पर यान किंगडम की स्वॉर्डमैनशिप इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है क्योंकि हमारी यान किंगडम के लीडर ने पूरी दुनिया की 100 टेक्निक्स को आपस में कंबाइन करते हुए बेस्ट टेक्निक्स बनाई थी और मैं उनमें से हर एक टेक्निक के बारे में जानता हूँ। और इसी तरह गोली वहाँ पे चिनमू की मेहनत तरले करने के बाद उसे वहाँ पे अपनी स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए मनवा ही लेता है और वो वहाँ पे चिनमू को अपनी सबसे बेस्ट 100 टेक्निक्स के बारे में बताता है, जिन्हें चिनमू भी वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए वहाँ पे सीखने लगा था और सिर्फ सीख ही नहीं रहा था बल्कि अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी टेक्निक्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा था। जो देखकर गोली वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, बहुत अच्छे, अब जल्दी से इस ड्रैगन स्केलेटन को काटकर मुझे यहाँ से आजाद करवा दो। जबकि उसके मन में तो वहाँ पे यही चल रहा था कि जैसे वो वहाँ से आजाद होगा वो चिनमू को जान से मार देगा क्योंकि वो डाशु कॉन्टिनेंट से जो बिलोंग करता था। वहीं गोली के इविल थॉट्स के चलते चिनमू का वो मैजिकल वेपन भी वहाँ पे एक्टिवेट हो गया था। जो देखकर तो फायरी फॉक्स भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है कि आखिर ये इविल थॉट्स दोबारा कहाँ से आ रहे हैं। जिस पे गोली उन्हें वहाँ पे एक बार फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हुए कहता है, जरूर से ये इस ड्रैगन के थॉट्स होंगे। पर चिनमू कोई बेवकूफ नहीं था, वो उल्टा वहाँ पे मुस्कुराते हुए गोली से कहता, चलो भी बुढ़ाओ, अब बस भी करो अपनी इस एक्टिंग को, मैं तुम्हारे गंदे इरादों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यहाँ पे कैसे फंसे होगे। तुमने यहाँ पे आते साथ इस ड्रैगन बीट को लेने की कोशिश की होगी जिसने धीरे धीरे तुम्हें यहाँ पे फ्रीज करना शुरू कर दिया, पर तुमने समय रहते ही अपना एक हाथ फ्रोजन से बाहर
निकाल लिया होगा और उसके बाद जिंदा रहने के लिए तुमने अपनी उसी हाथ का ही इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों की ब्लड एसेंस के साथ साथ उनकी वर्टैलिटी को भी ऑब्जर्व कर लिया ताकि तुम यहाँ पे अगले 200 सालों तक सर्वाइव कर सको। चिनमू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे गुली का वहाँ पे मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि चिनमू इतना ज्यादा होशियार निकलेगा। अब चिनमू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि गुली ने अचानक से वहाँ पे जोर जोर से हंसने शुरू कर दिया था और साथ ही साथ वहाँ पे अपने फॉरबिडन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए चिनमू और फायरी फोर्स को अपनी इवल पावर के अंदर जगड़ भी लिया था। हालांकि वो दोनों वहाँ पे छूटने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहे थे, पर गुली उन्हें वहाँ पे छोड़ने की बजाय उल्टा वहाँ पे उनके ब्लड एसेंस को ऑब्जर्व करने लगा था। और जैसे जैसे चिनमू की बॉडी से वहाँ पे उसका ब्लड एसेंस निकल रहा था वैसे वैसे चिनमू वहाँ पे एक स्केलेटन में बदलता जा रहा था। और अगर वहाँ पे थोड़ी देर और ये सब वहाँ पे ऐसा ही चलता रहता तो चिनमू अपनी जान से भी हाथ धो सकता था। पर चिनमू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था। हम देखते हैं कि अचानक से उसकी नजर वहाँ पे अपने ये पिन सोड के ऊपर पड़ती है, जैसे वो वहाँ पे अपने सिल्क थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने पास ले आया था। और बेचारा गुली वहाँ पे कुछ सो या समय पाता उससे पहले चिनमू ने वहाँ पे उसके फॉरबिडन फ्लैग के ऊपर इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था। और ऐसा होते ही ना सिर्फ चिनमू और फायरी फोर्स दोनों वहाँ पे आजाद हो जाते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उन दोनों को वहाँ पे उनका ब्लड एसेंस भी वापस मिल चुका था। और उसके बाद तो चिनमू वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर फायरी फोर्स को लेकर जल्दी से वहाँ पे बाहर आ गया था। जहाँ पीछे की तरफ हम देखते हैं कि उस ड्रैगन बीट ने एक बार फिर से एक्टिवेट होते हुए गुली के बचे हुए हाथ को भी फ्रीज कर दिया था, जो देखकर डर के मारे वो चिनमू को वहाँ पे अपनी मदद के लिए बुलाने लगा था। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि चिनमू वहाँ पे उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ चुका था। और फायरी फोर्स वहाँ पे उसकी तारीफें करते हुए कहने लगी थी, तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही ज्यादा तेज निकला, वरना मैं तो एक पल के लिए उस बुढ़ाऊ की बातों में आ ही चुकी थी। इसी बीच ग्रैंडमा शिया भी वहाँ पे आ पहुंचती है, जिन्हें देखकर चिनमू जल्दी से वहाँ पे भागकर उनके पास जाते हुए उन्हें अपनी नई मिली हुई सोट दिखाने लगा था। जबकि ग्रैंडमा शिया को देखकर फायरी फोक्स इतना ज्यादा घबरा चुकी थी कि वो जल्दी से चिनमू को अलविदा कहते हुए वहाँ से जाने लगी थी। हालांकि ग्रैंडमा शिया तो उसे वहाँ पे चिनमू की मदद करने के लिए एक कल्टीवेशन बुक देना चाहती थी, पर फायरी फोक्स उस लिए बगैर ही वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद चिनमू भी वहाँ पे अपनी ग्रैंडमा शिया के साथ वापस अपने डिसेबल गाँव की तरफ निकल के आता। और जब वो दोनों अपने गाँव के पास पहुँचते हैं तो चिनमू को वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर चिनमू वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर 2 दिनों के अंदर अंदर हमारा ये गाँव इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया। पर ग्रैंडमा शिया तो वहाँ पे इन बिल्डिंग्स को देखकर सब कुछ साफ साफ समझ चुकी थी, इसलिए वो चिनमू को लेकर सीधा अपने गाँव के अंदर आ जाती है। जहाँ पे ग्रैंडमा शिया को देखकर वो मास्क वाला एल्डर वहाँ पे कोल्टून में ग्रैंडमा शिया से कहता है, शिया क्या तुम अपने एसेस्टर को ग्रीट नहीं करने वाली। अपने एसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा शिया भी उन्हें वहाँ पे ग्रीट करती है। जो देखकर तो चिनमू को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे सब हो क्या रहा है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो मास्क वाला एल्डर भी अपना मास्क हटाते हुए ग्रैंडमा शिया से कहता है, शिया मैं तुम्हें यहाँ पे अपने डिमोनिक कल्ट का नया लीडर बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा बुरा हो चुका हूँ और मैं और ज्यादा समय तक इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता। जबकि वो लीडर जो कि खुद को बुरा कह रहा था वो दिखने से तो बहुत ही ज्यादा यंग लग रहा था। वहीं गाँव के मुख्य डिमोनिक कल्ट के लीडर से कहते हैं, पर हम भला तुम्हारी बात के ऊपर यकीन क्यों करें। शिया नहीं आज से 40 साल पहले तुम्हारे प्रीवियस लीडर को मारा था और आज तुम लोग यहाँ पे आकर उसी को ही नया लीडर बनाने की बात कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि ये तुम लोगों की कोई चाल हो और तुम धोखे से शिया को मारकर उससे अपना बदला लेना चाहते हो। जिस पे वो लीडर सीधे सीधे जवाब देते हुए कहता है, एक ऐसी औरत जिसने न सिर्फ हमारे पिछले लीडर को मार दिया बल्कि उसी के साथ साथ हमारी होली बुक को भी चुरा लिया। यही बात साबित करती है कि वो हमारी नई लीडर बनने के लिए कितनी ज्यादा कैपेबल है। पर अगर वो हमारा नया लीडर बनने से इनकार करती है तो इसका मतलब होगा कि हमारे पिछले लीडर को एक आउटसाइडर ने मारा था और खून के बदले में फिर उन्हें भी यहाँ पे मरना होगा। अब उस लीडर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि गाँव के मुखिया को भी वहाँ पे गुस्सा आ गया था और वो सभी वहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए भी रेडी हो चुके थे। जो देखकर वो लीडर भी वहाँ पे अपनी आर्मी को समन करना शुरू कर देता है और एक बार में ही उसने वहाँ पे अपने टेलीपोर्टेशन बैनर का इस्तेमाल करते हुए 10,000 से भी ज्यादा वॉरियर्स को वहाँ पे बुला लिया था। अब ये देखकर किन्मू के साथ साथ सभी लोग वहाँ पे डिमोनिक कल्ट का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन ग्रैंडमा शिया वहाँ पे सभी को समझाते हुए कहती है कि इतने ज्यादा जज्बाती मत बनो, मैं अपने लीडर के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। और ये कहकर ग्रैंडमा शिया अपने डिमोनिक कल्ट के लीडर के साथ एक शांत जगह पे आ चुकी थी, जहाँ हमें जाने को मिलता है कि ग्रैंडमा शिया की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उनके लिए मर मिटने को तैयार था। और इसके चलते डिमोनिक कल्ट के पिछले लीडर ने बहुत ही चालाकी के साथ ग्रैंडमा शिया को अपना डिसेबल बनाते हुए जबरदस्ती उसके साथ शादी कर ली थी। पर वो लीडर ग्रैंडमा शिया को छू भी पाता उससे पहले ग्रैंडमा शिया ने उसे जान से मार दिया था। खैर ये तो थी सारी पुरानी बातें। ग्रैंडमा शिया वहाँ पे प्रेजेंट में आते हुए उस लीडर से पूछती है, आखिर तुम मुझे नया लीडर क्यों बनाना चाहते हो। जिस पे वो लीडर साफ साफ जवाब देते हुए ग्रैंडमा शिया से कहता है, क्योंकि तुम्हारे बाद हमें तुम्हारे जैसा दूसरा कोई टैलेंट मिला ही नहीं जिसे हम अपने नए लीडर के तौर पर चुन सकते। उस लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा शिया उससे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं कि मैं अपनी वो जिंदगी पीछे छोड़ चुकी हूँ, अब मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ चिनमू से शुरू होकर उसी पे ही खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं एक ऐसे लड़के के बारे में जरूर जानती हूँ जो कि टैलेंट के मुकाबले में मुझसे भी कई गुना ज्यादा आगे है और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ उसके अंदर डिमोनिक कल्ट का नया लीडर बनने की सारी खूबियां हैं। यहाँ पे ग्रैंडमा शिया का इशारा सीधा सीधा चिनमू की तरफ था, जिसके लिए वो लीडर भी कहीं न कहीं मान के आता। पर उससे पहले
चिन्मू को डिमोनिक कल के एक ट्रायल से गुजरना होगा, जो कि चिन्मू के लिए एक टेस्ट की तरह होने वाला था। और जब ये बात चिन्मू को पता चलती है तो वो भी अपनी ग्रैंड माशिया को बचाने के लिए उस ट्रायल को देने के लिए रेडी हो चुका था। असल में इस ट्रायल के अंदर चिन्मू को सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर 360 से भी ज्यादा हॉल्स को क्लियर करना था और उनमें से हर एक हाल के अंदर चिन्मू का मुकाबला स्पिरिट एम्प्यूरियम के कल्टीवेटर के साथ होने वाला था। और यही बात इस ट्रायल को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी, जिसके चलते चिन्मू के सभी ग्रैंड पास भी उसके लिए परेशान दिखाई दे रहे थे। पर गाँव के मुखिया उन सभी को वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं कि अब परेशान होने का समय नहीं है, हमें चिन्मू को जितना जल्दी हो सके और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। और गाँव के मुखिया की ये बात कहते ही उसके सभी ग्रैंड पास ने मिलकर वहाँ पे एक बार फिर से चिन्मू की ट्रेनिंग शुरू करवा दी थी, जहाँ अपने ग्रैंड पास के साथ ट्रेनिंग करते हुए चिन्मू की स्किल से हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा शार्प होती जा रही थी। जिसके बाद वहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें वहाँ पे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चिन्मू डिमोनिक ट्रायल को देने के लिए अपनी ग्रैंड माशिया के साथ डिमोनिक हॉल के सामने पहुंच चुका था। उसे वहाँ पे अपने सामने 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई देती हैं, जो कि वहाँ पे उसके लिए समय के तौर पर काम करने वाली थी। लेकिन जहाँ एक तरफ चिन्मू वहाँ पे डिमोनिक ट्रायल को देने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड माशिया वहाँ पे चिन्मू को लेकर बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। लेकिन चिन्मू वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करता हुआ डिमोनिक हॉल के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ जैसे वो पहले हॉल के अंदर पहुंचता है तो उसे वहाँ पे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। लेकिन वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो डिमोनिक हॉल के अंदर रेन मास्टर के नाम से जाना चाहता था, यानी कि वो रेन मैजिक करना चाहता था। जो देखकर चिन्मू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम अपनी कल्टीवेशन को मैजिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो? ऐसा कुछ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। असल में बेचारा चिन्मू वहाँ पे सिर्फ कॉम्बैट कल्टीवेशन के बारे में जानता था, इसलिए वो रेन मास्टर को देखकर वहाँ पे इतना ज्यादा हैरान हो रहा था। वहीं वो रेन मास्टर भी वहाँ पे और ज्यादा समय जाया किए बगैर आगे बढ़कर वहाँ पे वाटर को कंट्रोल करते हुए चिन्मू के ऊपर हमला करने लगा था, जिससे चिन्मू वहाँ पे अपने छाते का इस्तेमाल करते हुए रोक तो लेता है, पर उसके बावजूद भी वो वहाँ पे थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था। जबकि वो रेन मास्टर तो वहाँ पे चिन्मू को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे अपने रेन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आइस नीडल्स की बारिश करवाने लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहाँ पे अपनी फ्रोजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नीचे की सारी जमीन को भी वहाँ पे जमा चुका था। पर चिन्मू जो कि हवा में भागना चाहता था, वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ हवा में ही भागते हुए किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, चिन्मू ने वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए एक वाटर स्पीयर को क्रिएट कर लिया था। ये देखकर रेन मास्टर भी वहाँ पे सीरियस होते हुए वहाँ पे चिन्मू का मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े वाटर पिलर्स को बनाने लगा था, जिन्हें चिन्मू वहाँ पे वाटर एलिमेंट के साथ अपने फायर एलिमेंट को मर्ज करते हुए वहाँ पे एक एक करके काटता जा रहा था। और बेचारा रेन मास्टर वहाँ पे कुछ सोया समय पाता उससे पहले चिन्मू ने वहाँ पे अपना स्पीयर सीधा रेन मास्टर की तरफ थ्रो कर दिया था, जहाँ रेन मास्टर चिन्मू के इस अटैक के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। इसलिए जैसे वो स्पीयर उसे आकर वहाँ पे हिट होता है तो वो उड़ते हुए सीधा हाल से बाहर जाके रहा था। जो देखा तो बिल्डिंग के बाहर की तरफ खड़े हुए किसी भी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि चिन्मू ने रेन मास्टर को इतनी आसानी के साथ हरा दिया। और अभी वो सभी लोग रेन मास्टर से चिन्मू की एबिलिटीज के बारे में पूछ ही रहे थे कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे एक और पर्सन को हराते हुए बाहर की तरफ फेंक देता है, जो कि वहाँ पे बेहोश होने से पहले सभी को सुधान करते हुए कहता है वो लड़का बहुत ज्यादा चालाक है, वो कब क्या करता है हमें पता ही नहीं चलता, इसलिए सभी लोग उससे बच के रहना। लेकिन उसके इतना कहने था कि चिन्मू एक और कल्टीवेटर को हराकर वहाँ पे बाहर की तरफ फेंक चुका था। और इस तरह देखते ही देखते चिन्मू वहाँ पे एक एक करके सभी कल्टीवेटर मास्टर को हराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जहाँ कुछ मास्टर्स का तो ये भी कहना था वो लड़का इतना ज्यादा चालाक है कि वो हमारी टेक्निक्स को कॉपी करके हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, ऊपर से वो न जाने कब किस टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, ये पता ही नहीं चलता। वो एक पल के लिए फाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे साथ लड़ रहा होता है कि अगले ही पल वो थंडर बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे हर एक कल्टीवेटर को हराने के बाद उनकी टेक्निक्स को अपनी बुक में भी लिखता जा रहा था, ताकि वो फ्यूचर में उनकी प्रैक्टिस कर सके। खैर इसी तरह से चिन्मू वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक सोर्ड हॉल के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक सोर्ड मास्टर के साथ होती है, जो कि चिन्मू के साथ सोर्डमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए फाइट करना चाहता था। जिसपे चिन्मू उसे वहाँ पे ये कहकर इनकार कर देता है कि मुझे तो सोर्डमैनशिप आती नहीं है, असल में मेरी ग्रैंड माशिया ने मुझसे ये कहा था हमारे गाँव के अंदर दुनिया का सबसे बेस्ट सोर्डमैन मौजूद है, पर जब तक मैं तैयार नहीं हो जाता वो मुझे सोर्डमैनशिप नहीं सिखाने वाले। अब ये सुनते ही उस सोर्ड मास्टर की ईगो वहाँ पे हर्ट हो जाती है, इसलिए वो चिन्मू को गुस्से से वहाँ पे साल से बाहर फेंकते हुए कहता है तो जाओ पहले सोर्डमैनशिप को सीख कर आओ। अब ये देखकर चिन्मू भी वहाँ पे वापस अपने ग्रैंड पास के पास आते हुए उन्हें ये सारी बात बता देता है। और अब क्योंकि मजबूरी थी इसलिए गाँव के मुखिया भी चिन्मू को सोर्डमैनशिप सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सीधे चिन्मू को अपनी एक टेक्निक पास डाउन करते हुए उससे कहते हैं चलो अब इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में पहले तो चिन्मू को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, पर गाँव के मुखिया की गाइडेंस के मुताबिक चिन्मू बहुत जल्द उस टेक्निक में माहिर होता जा रहा था। और तभी
तभी गांव के मुखिया चिन्मू से कहते हैं कि अब अपनी टनर टेक्निक के साथ साथ अपनी गोड आइज और गोड लेग्स को भी इस टेक्निक के अंदर मर्ज कर दो। अब गांव के मुखिया की ये बात सुनकर जब चिन्मू दोबारा उस टेक्निक को परफॉर्म करता है तो वो खुद उस टेक्निक की पावर को देखकर वहाँ पे हैरान रह गया था और अब की बात तो वो वहाँ पे उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नाइफ में भी होल बनाने में कामयाब हो गया था। जो देखकर तो वहाँ पे गाँव के मुखिया के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे चिन्मू के लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद चिन्मू अपनी ग्रैंड माशिया की दी हुई एक लकड़ी की सोड को लेकर उस सोड मास्टर जियान टैंग का मुकाबला करने के लिए दोबारा से पहुंच चुका था। पर जब वो सोड मास्टर चिन्मू के हाथों में एक लकड़ी की सोड को देखता है तो उसे वो अपनी बेइज्जती की तरह समझता है, इसलिए वो वहाँ पे और ज्यादा समय ज़ाया किए बगैर अपनी मल्टीपल सोड्स का इस्तेमाल करते हुए चिन्मू के ऊपर हमला कर देता है। अब ये देखकर चिन्मू भी वहाँ पे अपनी स्टैबिंग टेक्निक के इस्तेमाल करते हुए अपनी लकड़ी की सोड को सीधा उस सोड मास्टर की तरफ थ्रो कर देता है और चिन्मू की सोड का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो वहाँ पे उस सोड मास्टर की सभी सोड्स को हवा में उड़ाते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये देखकर सोड मास्टर जियान टैंग तेजी से मूव करते हुए चिन्मू के अटैक से बचने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, पर चिन्मू भी हवा में ही अपनी सोड की डायरेक्शन को चेंज करते हुए सोड मास्टर जियान टैंग के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जहाँ बाहर की तरफ गिरते हुए अपने मन में बस यही कह रहा था, इतना ज्यादा खतरनाक सोड इंटेंट आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, फ्यूचर में ये लड़का सोडमैनशिप को अलग ही ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। वहीं जैसे ही वो सोड मास्टर बिल्डिंग से बाहर की तरफ जाके कहता है तो किसी को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि एक बच्चे ने महान सोड मास्टर जियान टैंग को हरा दिया, जो कि डिमोनिक कल्ट के अंदर अपनी सोडमैनशिप के लिए काफी ज्यादा फेमस था। इवन ये देखकर तो वहाँ के लोगों को ये भी लगने लगा था कि शायद चिन्मू वहाँ पे किसी तरह की कोई चीटिंग कर रहा है, लेकिन डिमोनिक कल्ट के लीडर मास्टर ये तो वहाँ पे सब कुछ जानते थे कि चिन्मू कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा। और इस तरह देखते देखते चिन्मू को वहाँ पे पूरा एक दिन गुजर चुका था और इस एक दिन के समय में वो मुश्किल से सिर्फ एक ही बिल्डिंग को क्लियर कर पाया था, जिसके चलते अब वो खुद भी वहाँ पे काफी ज्यादा थकन महसूस कर रहा था। लेकिन इसी बीच जब चिन्मू की नजर वहाँ पे दूसरी कैंडल स्टिक के ऊपर पड़ती है तो वो भी जलना शुरू हो चुकी थी। जो देखकर चिन्मू वहाँ पे अपना हौसला बढ़ाते हुए कहता है, नहीं मैं ऐसे यहाँ पे बैठा नहीं रह सकता, मुझे कुछ भी करके अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, वरना ऐसे तो मैं कभी भी इस ट्रायल को समय पे पास नहीं कर पाऊंगा। और यही सब सोचते हुए चिन्मू वहाँ पे जल्दी से सेकंड बिल्डिंग के फर्स्ट हॉल के अंदर चला गया था, जिसे डांसिंग हॉल के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़की के साथ होती है। वो लड़की चिन्मू को वहाँ पे सामने से चैलेंज करते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे डांसिंग करने से रोक दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगी, जिसके लिए तो चिन्मू भी वहाँ पे तैयार हो चुका था। खैर उसके बाद जैसे ही वो लड़की वहाँ पे डांस स्टार्ट करती है तो चिन्मू को पहले तो वो लड़की वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो वहाँ पे जमीन पे पाउडर गिरा देता है। जो देखकर वो लड़की भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपने स्नेक फार्म में आ चुकी थी। जो देखकर चिन्मू डर के मारे अब वहाँ पे खुद छुपना शुरू हो गया था। जो देखकर बेचारी उस लड़की को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का यहाँ पे करना क्या चाह रहा है। पर अभी वो लड़की वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं किस मौके का फायदा उठाकर चिन्मू ने अपने मल्टीपल गोल्डन पंप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे हरा दिया था। और भले चिन्मू वहाँ पे उस लड़की को हरा चुका था, पर वो उसे वहाँ पे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उस लड़की को संभालने की कोशिश करने लगा था। जो देखकर तो वो लड़की जिसका नाम फूसैन था वो चिन्मू से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी और वो चिन्मू से वादा करती है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना हो तो तुम बिला झिझक हमारे डांसिंग हॉल के अंदर आ सकते हो। जिसपे चिन्मू भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ गया था। अगले हाल में चिन्मू का मुकाबला एक शेफ औरत के साथ होता है, जिसे चिन्मू ने वहाँ पे अपनी कमाल की नाइफ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया था। और वो शेफ भी चिन्मू की ऐसी कमाल की टेक्निक्स देखकर उसे इंप्रेस होते हुए उसकी दोस्त बन चुकी थी। और इसी तरह देखते ही देखते चिन्मू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए हर एक हाल मास्टर को हरा कर सभी हाल्स को क्लियर करने लगा था। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे दूसरा दिन भी गुजर चुका था। पर कमाल की बात ये थी कि चिन्मू वहाँ पे थकने की बजाय उल्टा और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था, जो कि सभी हाल मास्टर्स के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। और चिन्मू के ऐसे कारनामे को देखकर मास्टर ली और उनके दोस्त भी चिन्मू से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। जबकि अपनी आखिरी फाइट को पूरा करते करते हम देखते हैं कि चिन्मू के मुंह से तो वहाँ पे खून निकलने लगा था। अब इसी तरह आगे बढ़ते हुए तीसरा दिन भी शुरू हो चुका था और चिन्मू के पास बचे थे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। इस 10 मिनट्स के अंदर अंदर चिन्मू को 6 हाल्स को क्लियर करना था। पर चिन्मू की हालत को देखते हुए लग नहीं रहा था कि वो ये काम इतनी आसानी के साथ कर पाएगा। पर चिन्मू किसी भी हालत में अपनी ग्रैंड माशिया को खोना नहीं चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे हार ना मानते हुए अगले 5 मिनटों के अंदर अंदर 2 और हाल मास्टर्स को हरा देता है। अब बचे थे सिर्फ 5 मिनट और इन 5 मिनटों के अंदर अंदर चिन्मू एक एक करके सभी हाल्स को क्लियर करता तो वो पक्का इसमें हार जाने वाला था। इसलिए वो बिल्डिंग की छत के ऊपर जाते हुए वहाँ पे एक साथ ही चारों मास्टर्स को चैलेंज कर देता है कि वो अकेला एक साथ ही उन सभी के साथ फाइट करेगा। चिन्मू की ऐसी बहादुरी को देखकर तो सभी हाल मास्टर्स वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चिन्मू यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, क्योंकि बाकी के बचे हुए चारों हाल मास्टर्स बाकी सभी हाल मास्टर्स से काफी ज्यादा पावरफुल थे। जबकि मास्टर ली का वो दोस्त भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अगर ये लड़का वाकई इन चारों हाल मास्टर्स को हराने में कामयाब हो जाता है तो फिर मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिमोनिक कल्ट का फ्यूचर सेफ हाथों में होगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो चारों हाल मास्टर्स भी चिन्मू का मुकाबला करने के लिए उसके सामने पहुंच चुके थे। ऊपर से उन चारों हाल मास्टर्स के पास ओरिजिनल स्पीड बीस्ट की मार्शल सोल थी और यही बात उन चारों हाल मास्टर्स को और भी ज्यादा
खतरनाक बनाती थी। अब ये देखकर तो चिन्मू भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो चुका था, पर अभी चिन्मू वहाँ पे खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस व्हाइट टाइगर की मास्टर ने अचानक से पीछे से आगे बढ़ते हुए चिन्मू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ उसके हर एक अटैक के अंदर टाइगर की फुर्ती दिखाई दे रही थी, जबकि बाकी की तीनों हाल मास्टर्स भी वहाँ पे इसी तरह से अपने अपने मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए चिन्मू को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे, जिसके चलते चिन्मू वहाँ पे काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। अब अगर यहाँ पे चिन्मू की जगह पे कोई और होता तो अब तक न जाने कब का हार मान चुका होता, लेकिन चिन्मू अपनी ग्रैंड माशिया की वजह से फिर भी वहाँ पे हार नहीं मान रहा था, इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी जगह पे खड़ा होते हुए अपनी गॉड आइज को एक्टिवेट कर लेता है और देखते ही देखते चिन्मू वहाँ पे वर्मिलियन मास्टर की फायर एबिलिटी को पूरी तरह से कॉपी कर लेता है और चिन्मू के पास वर्मिलियन बर्ड की फायर एबिलिटी आ जाने की वजह से व्हाइट टाइग्रेस और वर्मिलियन मास्टर दोनों ही वहाँ पे चिन्मू का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। अब ये देखकर जब उन दोनों का साथ देने के लिए ब्लैक टोटाइस मास्टर वहाँ पे आगे बढ़ता है तो चिन्मू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी गॉड आइज का इस्तेमाल करते हुए उसकी वाटर एबिलिटी को भी कॉपी कर चुका था और इस तरह चिन्मू ने वहाँ पे एक साथ उन तीनों को बेकार बना दिया था। अब उन तीनों की सारी उम्मीदें अज़ूर ड्रैगन के ऊपर टिकी हुई थी। अब जैसे अज़ूर ड्रैगन वहाँ पे चिन्मू का मुकाबला करने के लिए सामने आता है तो चिन्मू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी गॉड आइज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अज़ूर ड्रैगन की थंडर एबिलिटी को भी कॉपी कर लेता है और सिर्फ इतना ही नहीं, चिन्मू ने वहाँ पे उस टेक्निक को मास्टर करते हुए वहाँ पे दोनों अज़ूर ड्रैगन्स बना लिए थे, जो देखकर तो बेचारा अज़ूर मास्टर को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो चारों भी इतनी आसानी से हार नहीं मानते। अब की बार वो चारों एक साथ मिलकर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए चिन्मू के ऊपर हमला करने लगे थे, पर अब सब कुछ चेंज हो चुका था। चिन्मू अकेले ही वहाँ पे उन चारों हॉल मास्टर्स का मुकाबला करते हुए न सिर्फ उन्हें बराबरी की टक्कर दे रहा था, बल्कि धीरे धीरे उन सभी के ऊपर भारी भी पड़ रहा था और सूरज निकलने से पहले पहले ही चिन्मू उन चारों हॉल मास्टर्स को भी बिल्डिंग से नीचे फेंक चुका था। और जो देखकर तो बाकी के हॉल मास्टर्स की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। इवन ये सब देखकर तो मास्टर ली का साथी भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, आज पहली बार अपने ही लोगों को हारते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि चिन्मू भी वहाँ पे बिल्डिंग से बाहर आ चुका था, जहाँ सभी हॉल मास्टर्स की आंखों में चिन्मू के लिए इज्जत साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन चिन्मू वहाँ पे उन सभी को इग्नोर करता हुआ सीधा अपनी ग्रैंड माँ शिया के पास जाते हुए उनसे कहता है, ग्रैंड माँ अब आपको यहाँ से कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहते कहते चिन्मू बेचारा थकन के मारे वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखा तो ग्रैंड माँ शिया को भी वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था। जिसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेमोनिक कल्ट का लीडर भी चिन्मू को अपना नया लीडर बनाने के लिए रेडी हो चुका था। इसलिए वो चिन्मू को लेकर अपनी बिल्डिंग के टॉप पे आ जाता है, जहाँ पे सभी हॉल मास्टर्स चिन्मू के हमली सेंट मास्टर कहते हुए उसे रिस्पेक्ट पेश करने लगे थे, जिसके साथ ही चिन्मू को वहाँ पे सामने बने हुए एक थ्रोन के ऊपर बिठा दिया गया था। और ऐसा होते सभी लोग वहाँ पे चिन्मू को ग्रीट करने लगे थे, जिनमें उसकी ग्रैंड माशिया भी शामिल थी। हालांकि ये सब देखकर चिन्मू को वहाँ पे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर ग्रैंड माशिया के कहने पर वो वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं रहा था। पर हाथ तो तब वहाँ पे पार हो जाती है जब मास्टर ली खुद भी वहाँ पे चिन्मू को रिस्पेक्ट पेश करते हुए उसे वहाँ पे ग्रीट करने लगा था, जो देखकर चिन्मू जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होते हुए सेम मास्टर ली की तरह उन्हें भी रिस्पेक्ट पेश करने लगा था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि चिन्मू के सभी ग्रैंड पास भी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और साथ ही साथ वहाँ पे चिन्मू की तारीफें भी करते जा रहे थे। जिसके बाद डेमोनिक कल्ट चिन्मू को वहीं पे छोड़कर ग्रैंड माशिया को अलविदा करते हुए कहते हैं कि यान किंगडम लगातार हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, इसलिए जब तक चिन्मू खुद की और हमारी रक्षा करने के काबिल नहीं हो जाता उसका यहीं पे ही रहना ठीक होगा। जिसपे तो वहाँ पे ग्रैंड माशिया के साथ साथ चिन्मू भी एग्री कर रहा था और इस तरह डेमोनिक कल्ट चिन्मू को वहीं पे छोड़कर वहाँ से रवाना हो चुका था। खैर उसके बाद अगले 3 सालों तक चिन्मू लगातार वहाँ पे रोज इसी तरह से नाशु कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते हुए आ रहा था और इन 3 सालों में लगातार इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हुए ना सिर्फ चिन्मू वहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे पहले से भी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। और आज वो लोग वहाँ पे मुकाबला कर रहे थे एक ड्रैगन एलिफेंट का, जो कि जायंट एप की टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना चाहता था। पर चिन्मू की दी हुई मैजिकल वेपन की मदद से जायंट एप बहुत ही आसानी के साथ ड्रैगन एलिफेंट को वहाँ पे हरा देता है। खैर उस ड्रैगन एलिफेंट को हराने के बाद जब जायंट एप चिन्मू को उसका मैजिकल वेपन वापस देता है तो चिन्मू उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी पिछले 3 सालों के अंदर अंदर तुम इस वेपन को पूरी तरह से मास्टर कर चुके हो, इसलिए अब तुम इसे अपने पास ही रख सकते हो। चिन्मू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि जायंट एप भी वहाँ पे जोर से दहाड़ मारते हुए अपनी खुशी का इजहार करने लगा था। पर अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से चिन्मू को वहाँ पे एक एयरशिप आते हुए दिखाई देती है। जैसे जब चिन्मू वहाँ पे अपनी गॉड आइज का इस्तेमाल करते हुए स्कैन करता है तो उसे जानने को मिलता है कि फ्लैगशिप के अंदर मौजूद लोग वहाँ पे नाशु कॉन्टिनेंट का मैप बना रहे हैं, जो देखकर चिन्मू वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कहीं ये यान किंगडम का काम तो नहीं है, हो सकता है वो इस मैप को बनाकर हमारे नाशु कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे हो। इसी बीच हम देखते हैं कि उस फ्लैगशिप के अंदर मौजूद लोगों को भी वहाँ पे चिन्मू और जायंट एप के बारे में पता चल चुका था, जबकि नीचे की तरफ चिन्मू तो वहाँ पे जायंट एप के साथ मिलकर उस मैप को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाने लगा था। और ये कहकर चिन्मू लगातार वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस फ्लैगशिप का पीछा करने लगा था। हालांकि फ्लैगशिप के लोग भी वहाँ पे चिन्मू को देख तो रहे थे, पर क्योंकि चिन्मू उन्हें कोई भी बड़ा खतरा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चिन्मू को इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगे थे। और इसी बीच हमें वहाँ पे लड़की से जानने को मिलता है कि काफी सारे क्लैंस के लोगों ने मिलकर एक डिवाइन डिग्री को क्रिएट किया था, जो कि नाशु कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से सील कर
देना चाहते थे, लेकिन कुछ क्लैन के लोग ऐसे भी थे जो कि डाशू कॉन्टिनेंट को सील करने की बजाय उनके साथ ट्रेड करना चाहते थे। और उनमें से एक सेक्ट उस लड़की का भी था। वो डाशू कॉन्टिनेंट का मैप इसलिए बना रहे थे ताकि वो फ्यूचर में इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकें। इसी बीच हम देखते हैं कि उस क्लैन का 7 प्रिंस भी वहाँ पे बाहर आकर डाशू कॉन्टिनेंट को खूबसूरत नजारों को देखने लगा था। हालांकि वहाँ का जनरल किंग तो उसे अंदर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन 7 प्रिंस वहाँ पे जिद करते हुए कहने लगा था कि वो भी वहाँ पे डाशू कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करना चाहता है। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि कुछ असेसर्स वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। जबकि ऊपर की तरफ 7 प्रिंस वहाँ पे अपने जनरल किंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर हमारा क्लैन है डाशू कॉन्टिनेंट के साथ क्या ट्रेड करना चाहता है, जिस पे जनरल किंग उसे सीधा सीधा वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि असल में यहाँ पे काफी सारी एंशिएंट रेलिक्स मौजूद है, जिनके अंदर ऐसे ऐसे खास टेल्स पाए जाते हैं जिनके बारे में आज तक हमने बस कहानियों में ही सुना है। तो अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो हमारे ग्रैंड मास्टर डाशू कॉन्टिनेंट को सील होने की बजाय उसे लूटना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वो असेसर्स भी वहाँ पे उस एयरशिप के ऊपर हमला कर चुके थे, जिसके चलते वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक जंग छिड़ चुकी थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम थोड़ी देर बाद चिनमू को देखते हैं जो कि वहाँ पे योंग रिवर के पास पहुंच चुका था। पर आज उस रिवर का रंग वहाँ पे सफेद की बजाय लाल दिखाई दे रहा था। और इस बारे में जानने के लिए जब चिनमू वहाँ पे अपनी गोड आइस का इस्तेमाल करता है तो चिनमू को जानने को मिलता है कि उसके अंदर 10,000 से भी ज्यादा लाशें मौजूद थी, जो कि किसी और की नहीं यान किंगडम के असैसिन्स की ही थी। और उन्हें मारने वाले भी कोई और नहीं बल्कि उसी एयरशिप के ही लोग थे। पर एक साथ 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारना कोई आम बात नहीं थी, इसलिए चिनमू भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो चुका था। पर अभी चिनमू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से पहाड़ों की बर्फ भी वहाँ पे स्लाइड करते हुए योंग रिवर के अंदर मिलने लगी थी। और अगर ऐसा हो जाता तो डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला था, जो कि काफी सारे लोगों को मौत के घाट भी उतार सकता था। ये सोचकर चिनमू जल्दी से वहाँ पे एक्शन में आते हुए व्हाइट फेरी फॉक्स से कहता है, तुम जल्दी से जाकर ग्रैंड माशिया को ढूंढकर उन्हें इस बारे में रिपोर्ट करो, तब तक मैं भी यहाँ पे किसी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो कि यहाँ पे सलाह को रोकने में मेरी मदद कर सके। और ये कहकर चिनमू अभी वहाँ पे सोच ही रहा था कि वो अपनी मदद के लिए किसको बुलाए कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे एक पर्सन के बारे में याद आता है जो कि सैलाब को रोकने में चिनमू की मदद कर सकती थी। और उसी लड़की की मदद लेने के लिए चिनमू भागता हुआ उसी टेंपल के अंदर आके आता जहाँ पे डीमन स्कॉर्पियन गर्ल मौजूद थी। लेकिन जब चिनमू वहाँ पे स्कॉर्पियन गर्ल के पास आकर उस सैलाब को रोकने के लिए उसकी मदद मांगता है तो वो स्कॉर्पियन गर्ल वहाँ पे चिनमू की मदद करने के लिए साफ साफ इनकार कर देती है। जो देखकर चिनमू वहाँ पे उसे कहता है कि अगर तुमने उस सैलाब को रोकने में मेरी मदद की तो मैं इस टेंपल से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवा दूंगा। और ये कहकर चिनमू ने वहाँ पे सबूत के तौर पर उसकी एक चेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर ऐसा होते ही वो बुद्धा मोक दोबारा वहाँ पे एक्टिवेट होते हुए स्कॉर्पियन गर्ल को वहाँ पे जकड़ने लगा था। लेकिन चिनमू वहाँ पे बीच में आते हुए उस बुद्धा मोक से कहता है, बस भी करो, ये अच्छा होने का दिखावा करना। आज तक ये डीमन स्कॉर्पियन गर्ल यहाँ पे आने वाले न जाने कितने ही लोगों की जान ले चुकी है, पर तुमने उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। और आज जब मैं डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद सैलाब को रोकने के लिए इसलिए जा रहा हूँ तो तुम एक बार फिर से इंसानियत के रास्ते में आ रहे हो। लेकिन उस बुद्धा मोंक को तो वहाँ पे चिनमू की बातों से कोई भी मतलब नहीं था। वो तो वहाँ पे अपनी चेंज का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उस डीमन स्कॉर्पियन गर्ल को अपनी तरफ खींचना चाहता था। पर चिनमू वहाँ पे बीच में एक बार फिर से उसकी चेंज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही वो डिमोनिक गर्ल वहाँ पे आजाद हो चुकी थी। जो देखकर वो जल्दी से अपनी स्कॉर्पियन फॉर्म पे आते हुए चिनमू को अपने ऊपर बिठाकर जल्दी से वहाँ पे टेंपल से बाहर आ चुकी थी, जहाँ खुद को आजाद देखकर तो उसकी खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन हमें जानने को मिलता है कि वो बुद्धा मोक भी वहाँ पे उनका पीछा करते करते टेंपल से बाहर आके आता। जो देखकर चिनमू स्कॉर्पियन गर्ल से कहता है, उस सैलाब की तरफ बढ़ो, हमें उस सैलाब का इस्तेमाल करते हुए इस बुद्धा मोक को यहाँ पे हराना होगा। अब चिनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन गर्ल भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती है। लेकिन सैलाब का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उस बुद्धा मोक के ऊपर उनके हमले का कोई भी असर नहीं हो पाता। और ऊपर से उसने वहाँ पे अपनी मैजिक बेल का इस्तेमाल करते हुए स्कॉर्पियन गर्ल के साथ साथ चिनमू को भी वहाँ पे उसके अंदर ट्रैप कर दिया था, जिसके अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक एको साउंड आ रही थी कि बेचारी स्कॉर्पियन गर्ल को वहाँ पे उसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। असली में वो बुद्धा मोक उन दोनों को उस मैजिक बेल के अंदर ट्रैप करके ही मार देना चाहता था। पर तभी अचानक से ही वहाँ पे एक स्वॉर्ड उड़ते हुए आकर ना सिर्फ उस बेल को बीचों बीच काट देती है, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे मोक के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ गई थी। हालांकि वो बुद्धा मोक वहाँ पे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उस स्वॉर्ड की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि वो उसके हाथों को जीतते हुए सीधा वहाँ पे उसके सर के आर पार निकल जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बुद्धा मोक का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। जबकि इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर तो चिनमू भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। और साथ ही साथ उसके मन में ये भी सवाल चल रहा था कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक आया कहाँ से होगा। पर ये कहते कहते जब उसकी नजर वहाँ पे अपने डिसेबल विलेज की तरफ पड़ती है तो उसे वहाँ पे समझ आ गया था कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि गाँव के मुखिया ने ही किया होगा। इसी बीच हम गाँव के मुखिया को देखते हैं जो कि उस बुद्धा मोक को खत्म करने के बाद वहाँ पे मुस्कुरा रहे थे। लेकिन इसी बीच वो वहाँ पे अपनी सोट का इस्तेमाल करते हुए एक बीस्ट के ऊपर भी हमला कर देते हैं, जो कि यान
यान किंगडम से बिलोंग करता था और वहाँ पे चुपकर गाँव के मुखिया के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। जैसे मारने के बाद गाँव के मुखिया भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं दाशु कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत होने जा रही है, जिसके चलते हमारा दाशु कॉन्टिनेंट कभी भी पहले की तरह पीसफुल नहीं हो पाएगा। जिसके बाद हमें वहाँ पे दोबारा से उसी एयरशिप का ही सीन दिखाया जाता है और हमें वहाँ पे उनके आने का मकसद भी पता चल चुका था। असल में वो वहाँ पे अपने क्राउन प्रिंस के मेंटोर जो कि 200 साल पहले अचानक से ही कहीं गायब हो गए थे, उन्हें आजाद करवाने के लिए आए थे। और क्राउन प्रिंस का मेंटोर कोई और नहीं बल्कि बेबी ड्रैगन के साथ फ्रीज हो चुका वो मास्टर ही था, जिससे चिन्मू ने ये पिन सोड ली थी। और फाइनली जनरल किंग वहाँ पे उस सील को तोड़ते हुए मास्टर गुली को आजाद करवा देते हैं, जहाँ पे मास्टर गुली अभी तक भी जिंदा था, जो कि वहाँ पे आजाद होते ही जनरल किंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है तो फाइनली यान किंगडम को मेरा ख्याल आ ही गया। इसी बीच सेवन प्रिंस भी आगे बढ़कर मास्टर गुली को ग्रीट करते हुए वहाँ पे उनसे पूछता है कि आखिर आपकी ये पिन सोड कहाँ चली गई, जिस पे मास्टर गुली भी वहाँ पे चिन्मू को याद करके गुस्सा होते हुए कहता है मेरी सोड इसी दाशु कॉन्टिनेंट में ही है, इसलिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। चलो जल्दी से शिप को उसी तरफ बढ़ाओ, क्योंकि मैं अभी भी अपनी सोड की एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम चिन्मू और स्कॉर्पियन गर्ल को देखते हैं, जो कि बड़े बड़े आइस बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए पानी का रास्ता बदल रहे थे। और इसी बीच चिन्मू वहाँ पे स्कॉर्पियन गर्ल से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर उस बुद्धा मोह की कहानी क्या है और वो बेल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा था, क्योंकि मैं उस बेल आर्टिफैक्ट को पहले भी लीजन सेट के एक मास्टर के पास देख चुका हूँ। जिसपे स्कॉर्पियन गर्ल उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि वो बुद्धा मोक लीजन सेट से ही बिलोंग करता था और उनके महान एंसेस्टर का भाई था, जो कि खुद को हेवन की नजरों में अच्छा बनाने के लिए ये सब कर रहा था। अब स्कॉर्पियन गर्ल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे चौंकते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब हुआ कि वो मेरे ग्रैंडपा माँ के अंकल थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी इसके बारे में बताया क्यों नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये ग्रैंडपा माँ के एंसेस्टर की सोल का बस एक किस्सा था। खैर उसके बाद चिन्मू वहाँ पे स्कॉर्पियन गर्ल के साथ मिलकर उस बार को रोकने की कोशिश करने लगा था, पर इसी बीच एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ आगे बढ़ती है, जैसे चिन्मू और स्कॉर्पियन गर्ल मिलकर भी वहाँ पे नहीं रोक पा रहे थे। पर इसी बीच वहाँ पे एंट्री होती है ग्रैंडपा ज़िया की, जो कि वहाँ पे एक और बहुत बड़ी पानी की लहर को उठाते हुए उस दूसरी लहर के साथ टकरवा देते हैं और इस तरह वो दोनों लहरें वहाँ पे खत्म हो चुकी थी। और इस तरह चिन्मू ने वहाँ पे अपने ग्रैंडपा ज़िया और स्कॉर्पियन गर्ल के साथ मिलकर सभी गाँव वालों को बचा लिया था, जो देखकर तो चिन्मू की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन ग्रैंडपा ज़िया को वहाँ पे देखकर स्कॉर्पियन गर्ल वहाँ पे घबराते हुए चिन्मू से कहती है अब क्योंकि मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे चिन्मू की कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से निकल जाती है, जहाँ चिन्मू भी उसे जाते हुए देखकर अपना हाथ हिलाकर उसे बाय कहने लगा था। इसी बीच यान किंगडम की वो शिप आगे बढ़ते हुए वहीं पे पहुंच जाती है, जहाँ उसके नीचे एक बहुत बड़ा बीस्ट बंधा हुआ था और वो बीस्ट ही वहाँ पे शिप को पानी के अंदर फ्लोट करवाने में मदद कर रहा था। इसी बीच जनरल किंग वहाँ पे अपनी शिप को सीधे चिन्मू के पास लाकर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है तो तुम हो वो बच्चे चिन्मू, बच्चे मैं तुमसे एक बात ही कहूंगा, मास्टर गुली की सोड उन्हें वापस लौटा दो। जिसपे चिन्मू वहाँ पे उसे साफ साफ जवाब देते हुए कहता है कि भला मैं ये सोड इसे वापस क्यों लौटाऊंगा, इस बुलाऊ ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और अच्छा ही हुआ कि तुम इस बुलाऊ को लेकर यहाँ पे आ गए, क्योंकि मुझे इस सोड का म्यान भी चाहिए था। और ये कहकर चिन्मू वहाँ पे मास्टर गुली से कहता है हे बुढ़ाऊ अब चुपचाप अपनी सोड का म्यान मुझे दे दो। चिन्मू कैसा कमाल का एटीट्यूड देखकर सेवंथ प्रिंस वहाँ पे उसे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। जबकि चिन्मू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जनरल किंग तो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था और वो वहाँ पे ग्रैंडपा ज़िया की तरफ देखते हुए चिन्मू से कहता है तुम इस किंग ऑफ स्पीयर की वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा उड़ रहे हो, पर तुम्हें यहाँ पे ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे इस मास्टर को भी यहाँ पे अरेस्ट करने वाले हैं। इसने आज से कुछ अर्सा पहले अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर बाईफेंग और उनके लोगों को जान से मारा था, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। जनरल किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ज़िया उसे वहाँ पे जवाब देने की बजाय आगे बढ़कर वहाँ पे अपनी स्टिक को हल्का सा झटका देते हैं और ऐसा होते ही वहाँ पे पानी की एक बहुत बड़ी लहर क्रिएट होते हुए ऑलमोस्ट वहाँ पे यान किंगडम की शिप को दबा देती है, जो देखकर तो बेचारे सेवंथ प्रिंस को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि एक अंधा इंसान भी इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि जनरल किंग भी वहाँ पे ग्रैंडपा ज़िया का मुकाबला करने के लिए अपनी शिप के कैनन्स को बाहर निकाल चुका था, पर तभी अचानक से वहाँ पे शिप के ऊपर हवा का एक तेज झोंका आता है, जिसके साथ ही वहाँ पे शिप के ऊपर मौजूद हर एक कल्टीवेटर आपने अपने जहाज को लुटवा चुका था। इवन सेवंथ प्रिंस, जनरल किंग और मास्टर गुली भी सबसे नहीं बच पाया था। मास्टर गुली की थी वो म्यान भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब ये देखकर तो जनरल किंग भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है ये काम तो मुझे उसे गोडली थीफ का लग रहा है, जिसने हमारे यान किंगडम के इंपीरियल टेस्ट के अंदर से एक डिस्क को चुराया था। वहाँ पे हजारों की तादाद में ट्रैप्स मौजूद थे, लेकिन कोई भी ट्रैप उस गोडली थीफ को छू भी नहीं पाया था। बहुत ही मुश्किल से हमारे एम्परर बस उसकी एक टांग ही काट पाए थे, पर फिर भी वो वहाँ पे उस डिस्क को चुराने में कामयाब हो गया था। पर जनरल किंग और बाकी सभी लोगों को वहाँ पे समझ इस बात की नहीं आ रही थी कि आखिर गोडली थीफ इस मामूली से दिखने वाले लड़के को क्यों बचा रहा है। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ही वहाँ पे एक स्पाइडर अपने जाल बिछाते हुए उनकी शिप को पूरी तरह से जकड़ लेता है और उसका जाला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ पे कोई कल्टीवेटर उसे काट तक नहीं पा रहा था। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि अल्केमी ग्रैंडपा का था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन स्पाइडर के जालों से अचानक से वहाँ पे पॉइजनस गैस रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिससे देखकर
जनरल किंग वहाँ पे अपने सभी वॉरियर्स को सावधान तो करता है, पर तब तक उसके काफी सारे वॉरियर्स वहाँ पे नीचे गिरकर बेहोश हो चुके थे। और इस बीच जब मास्टर गुली की नजर वहाँ पे अलकेमी ग्रैंडपा के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ये तो पॉइजन किंग है। अब ये देखकर तो जनरल किंग डर के मारे वहाँ पे अपनी शिप को मोड़ने लगा था, पर तब तक हम देखते हैं कि ग्रैंडपा बुचर ने पीछे से आते हुए अपने बुचर्स का इस्तेमाल करके डबल स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे पानी को ही बीचों बीच जीत दिया था, जिसके चलते उनकी शिप वहाँ पे नीचे पानी में गिरने लगी थी। जो देखकर जनरल किंग भी वहाँ पे जल्दी से एक्शन में आते हुए अपनी शिप के फ्लाइंग मोड को वहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। और उसके बाद जनरल किंग वहाँ पे और भी ज्यादा समय जाया किए बगैर अपनी शिप को लेकर दाशु कॉन्टिनेंट से बाहर की तरफ रवाना हो चुका था, क्योंकि जनरल किंग वहाँ पे समझ चुका था कि अगर वो वहाँ पे इसी तरह से रुके रहे तो उनका क्या अंजाम होगा। कि सेवन प्रिंस वहाँ से जाते जाते चिन्मू के चारों ग्रैंड पास को देखते हुए वहाँ पे कहता है ये चारों हेमली मास्टर जो कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, आखिर वो दाशु कॉन्टिनेंट के इस मामूली से गांव में क्यों रह रहे हैं। और ये लड़का ये कितना ज्यादा खुश नसीब है जो इसे इन सभी का डिसेबल बनने का मौका मिला। काश ये सभी हेमली मास्टर्स हमारे यान किंगडम के साथ हाथ मिला लेते तो कितना ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इनके हमारे साथ आ जाने के बाद हम पूरी दुनिया में अमन फैला सकते थे। सेवन प्रिंस की इन बातों से एक बात तो जाहिर हो चुकी थी कि वो दिल का काफी ज्यादा अच्छा था, जबकि वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड पास या वहाँ पे चिन्मू के पास आकर उसे यान किंगडम की शिप से चुराई हुई सभी ट्रेस लाकर दे देते हैं, जिन्हें पाकर तो चिन्मू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन ट्रेस में न सिर्फ दाशु कॉन्टिनेंट का पूरा मैप था बल्कि उसी के साथ साथ एक स्टोरी बैग भी था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि दाशु कॉन्टिनेंट के अंदर काफी कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। सबसे पहले तो वो बुद्धा मुख दोबारा वहाँ पे पानी से बाहर आते हुए कहता है दाशु कॉन्टिनेंट के अंदर अब एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जाइंट एप के घर में मौजूद वो डेमोनिक शैडो जिसे सिल्वर नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए ट्रैप किया गया था वो आजाद होते हुए ऊपर आसमान में चली जाती है। लेकिन जो सबसे बुरी खबर थी वो थी यान किंगडम का जियांगलुंग ड्रैगन सिटी के साथ नेगोशिएट करना। हालांकि वो जियांगलुंग ड्रैगन सिटी के साथ हाथ मिलाने को अमन का नाम दे रहे थे, पर उनका असल मकसद था ड्रैगन सिटी से होते हुए दाशु कॉन्टिनेंट में पहुंचना, और यही बात सभी ग्रैंड पास को वहाँ पे परेशान कर रही थी। और तभी गाँव के मुखिया वहाँ पे ग्रैंड माशिया और चिन्मू से कहते हैं कि तुम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और ज्यादा पता लगाने के लिए कल के कल जियांगलुंग ड्रैगन सिटी में जाओगे, और कुछ भी करके तुम दोनों को उस कॉन्ट्रैक्ट को रोकना ही होगा। जिसके लिए तो चिन्मू भी वहाँ पे तैयार हो चुका था, और अगली सुबह वो वहाँ पे रिवर बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए जियांगलुंग ड्रैगन सिटी की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ चिन्मू तो अपनी इस जर्नी का पूरा फायदा उठा रहा था, और दाशु कॉन्टिनेंट को खूबसूरत नजारों को देखते हुए अपने मन में यह भी कह रहा था मुझे नहीं लगता दुनिया में इससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह कहीं पे हो सकती है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी अपने दाशु कॉन्टिनेंट को कुछ भी नहीं होने दूंगा, और इसके लिए मुझे सबसे पहले यान किंगडम को ड्रैगन सिटी में आने से रोकना होगा। फिर यही सब सोचते हुए फाइनली वो लोग वहाँ पे अपनी मंजिल पे पहुंच चुके थे। लेकिन जब चिन्मू अपनी ग्रैंड माशिया और अपने ग्रैंड पास के साथ ग्रेट मार्केट के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उन्हें पापी खून वाला कहकर पीछे ही रोक दिया गया था, जबकि यान किंगडम के लोगों का वहाँ पे नोबल्स की तरह स्वागत किया जा रहा था। जो देखकर चिन्मू को वहाँ पे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन ग्रैंड माशिया उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहती है कि चिंता मत करो, यहाँ पे ऐसा ही चलता है। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे शाम हो जाती है, और तब जाकर उन लोगों को वहाँ पे ग्रेट मार्केट के अंदर जाने का मौका मिल पाता है। हालांकि रात होने के बाद वहाँ पे अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन ड्रैगन सिटी के पास था एक स्टार स्टोन, जो कि जैसे वहाँ पे एक्टिवेट होता है तो ऐसा लगने लगा था कि कोई सूरज निकल आया है। चिन्मू जो कि वहाँ पे ये सब कुछ पहली बार देख रहा था, वो भी वहाँ पे ये कमाल का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान था। तभी ग्रैंड पास वहाँ पे उन दोनों से कहते हैं कि हमारा मिशन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को अलग अलग जाकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए, जिसपे वो दोनों ही चिन्मू को छोड़कर अलग अलग दिशा की तरफ निकल जाते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि चिन्मू अकेले ही वहाँ पे इस पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करने लगा था। इसी बीच चिन्मू वहाँ पे अपनी गोल्ड आइस का इस्तेमाल करते हुए एक टायर को खरीदता है, जो देखने से तो एक मिट्टी के मटके की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन था काफी ज्यादा खास। और चिन्मू को वहाँ पे वो मिट्टी का मटका खरीदते हुए सेवन प्रिंस भी देख लेता है, पर उसे समझ वहाँ पे इस बात की नहीं आ रही थी कि आखिर चिन्मू ने वो मामूली सा दिखने वाला मिट्टी का मटका खरीदा क्यों। इसी बीच सेवन प्रिंस वहाँ पे एक भिखारी की मदद करता है, जिसने पिछले काफी दिनों से वहाँ पे खाना नहीं खाया था। ये देखकर चिन्मू की नजर भी वहाँ पे सेवन प्रिंस के ऊपर चली जाती है, जो देखकर चिन्मू भी वहाँ पे सेवन प्रिंस के पास आते हुए उससे कहने लगा था अरे ये तो यान किंगडम का गोलू मोलू छोटा सा बच्चा है। लेकिन चिन्मू के ऐसा कहते सेवन प्रिंस को तो वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा आने लगा था, और वो दोनों वहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह आपस में लड़ने लगे थे। जो देखकर सेवन प्रिंस के साथ मौजूद मिस चिन भी वहाँ पे मुस्कुराने लगी थी, जबकि वहाँ पे उस भिखारी की मदद करने के लिए चिन्मू वहाँ पे सेवन प्रिंस से खुश होता हुआ उसे अपने मिट्टी का मटका भी दे चुका था, जिसके बदले में सेवन प्रिंस वहाँ पे चिन्मू को पैसे देने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन तब तक चिन्मू वहाँ पे उसकी नजर से गायब हो चुका था। खैर इसी बीच हम वहाँ पे सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जो कि वहाँ पे आने वाले अपने मेहमानों का स्वागत कर रहा था। जहाँ सबसे पहले वो महान 7 वॉरियर्स का स्वागत करता है, जिनमें से हर एक वॉरियर अपनी अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और इसी तरह वो वहाँ पे जनरल किंग का भी स्वागत करता है। और आखिर में वहाँ पे एंट्री होने वाली थी डिमोनिक कल्ट के लीडर की वाइफ की, जो कि और कोई नहीं ग्रैंड माशिया ही थी, जो कि वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी यंगर फॉर्म में वहाँ पे एंट्री लेती है। और उनकी एंट्री इतनी ज्यादा कमाल की थी कि सभी लोग वहाँ पे ग्रैंड माशिया में ही खो चुके थे, क्योंकि वहाँ पे किसी ने भी आज तक ग्रैंड माशिया जैसी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा था। और ऊपर से सभी
सभी लोग वहाँ पे निसियो कहकर बुला रहे थे। अब ये देखकर तो चिन्मू भी वहाँ पे हैरान दिखाई दे रहा था। उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लेडी है कौन, जो कि डिमोनिक कल के पिछले लीडर की वाइफ भी है। सिटी लॉर्ड वहाँ पे उन सभी का स्वागत करते हुए उन सभी को लेकर अपने मेंशन के अंदर चला गया था, जबकि चिन्मू वहाँ पे सबके बारे में पता लगाने के लिए अब वहाँ पे अंदर जाने का प्लान बनाने लगा था। पर अभी चिन्मू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे एक लड़की आवाज देती है, जिसका नाम था प्रिंसेस यूजी। असल में ये 7th प्रिंस ही थी, जो कि वैसे तो दुनिया के सामने खुद को लड़का दिखाता था, लेकिन असल में वो एक लड़की थी। जबकि प्रिंसेस यूजी के बुलाने पर चिन्मू वहाँ पे उसे गौर से देखते हुए कहने लगा था, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। जिसपे प्रिंसेस यूजी वहाँ पे थोड़ा शर्माकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्या तुम मेरे फेस को देखकर बता सकते हो कि मैं तुम्हें गोलू मोलू दिखाई देती हूँ या नहीं। जिसपे चिन्मू भी वहाँ पे उसके फेस को गौर से देखते हुए उससे कहता है, हाँ तुम्हारा फेस है तो गोलू मोलू सा ही। अब चिन्मू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि प्रिंसेस यूजी वहाँ पे एक बार फिर से चिन्मू के ऊपर गुस्सा होने लगी थी, पर उसी के साथ साथ वो वहाँ पे चिन्मू को लेते हुए अपने साथ मेंशन के अंदर भी पहुंच जाती है और जनरल किंग की मदद से प्रिंसेस यूजी चिन्मू को लेकर दावत के अंदर भी शामिल हो जाती है। जिसके बाद प्रिंसेस यूजी वहाँ पे एक एक करके चिन्मू को सभी के बारे में बताने लगी थी, जिनके बारे में जानकर चिन्मू वहाँ पे प्रिंसेस यूजी से सवाल करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम कौन हो, तुमने मुझे अपने बारे में नहीं बताया। लेकिन प्रिंसेस यूजी वहाँ पे उसे टालते हुए कहती है कि वो तो एक सीक्रेट है। पर तभी अचानक से वहाँ पे सामने की तरफ एक हुसैन ब्लैक मास्टर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अब दावत दावत बहुत हो गई, बताओ मुझे कि हम सभी लोगों को यहाँ पे किस लिए इन्वाइट किया गया है। जिसपे मिस यूजी वहाँ पे मुस्कुराते भी उन सभी लोगों से कहती है, मैं जानती हूँ कि हमारे डिमोनिक कल्ट के डीमन स्क्रिप्चर को हर कोई हासिल करना चाहता है, और आज मैं यहाँ पे यही देखने के लिए आई हूँ कि हमारे उस डीमन स्क्रिप्चर को हासिल करने के कौन कौन काबिल है। मिस यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो ब्लैक मास्टर वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जो देखकर मिस यू वहाँ पे स्माइल करते हुए उन सभी से कहती है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जिस किसी के पास भी दी ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर्स होंगे वो दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन होगा और उसे ही सभी को फॉलो करना होगा, चाहे वो यान किंगडम हो या फिर ड्रैगन सिटी। मिस यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जनरल किंग तो वहाँ पे साफ साफ इनकार करते हुए कहता है कि हमारा यान किंगडम डीमन स्क्रिप्चर टेक्निक को पाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए हमारा यान किंगडम भी इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा नहीं लेने वाला। जिसपे मिस यू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि दी ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर टेक्निक ड्रैगन सिटी के लॉर्ड के हाथों में लगने वाली है, जिसके बाद तो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि उसे यान किंगडम के साथ हाथ मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लैक मास्टर जैसे ही वहाँ पे गुस्सा होते हुए कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने की कोशिश करता है तो उसे अपने पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे गुस्से से उस ब्लैक मास्टर को ही घूर रहा था। ये देखकर तो बेचारे उस ब्लैक मास्टर की रूह ही वहाँ पे कांप उठती है, क्योंकि वो ड्रैगन किसी और का नहीं बल्कि सिटी लॉर्ड का ही था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिटी लॉर्ड वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी को धमकी देते हुए कहता है, सभी लोग तमीज से पेश आओ, यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिटी लॉर्ड का ये भयानक रूप देखकर तो हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे। फिर इसके साथ ही वहाँ पे कॉम्पिटिशन को स्टार्ट कर दिया गया था, जहाँ ड्रैगन सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यंग मास्टर टोंग जी आया था, जिसकी माँ को आज से कुछ साल पहले ग्रैंड माशिया ने ही मारा था, जिसके चलते वो बिना माँ के पला पड़ा था। वहीं यंग मास्टर का मुकाबला करने के लिए उसका ओपोनेंट भी वहाँ पे सामने आ गया था। और सच कहूँ तो इसे एक फाइट कहना गलत होगा, क्योंकि यंग मास्टर टोंग जी वहाँ पे उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उसके हाथ पांव काटते हुए उसे वहाँ पे जान से मार देता है, जो देखकर चिन्मू को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे मेंशन के अंदर आए हुए सभी लोग सिटी लॉर्ड के सामने उनकी बेटे की तारीफें कर रहे थे। जहाँ सिटी लॉर्ड भी फ्लेक्स करते हुए कहता है, मेरे बेटे को आज तक 350 लोगों से भी ज्यादा लोग चैलेंज कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भी जिंदा वापस नहीं जा पाया। अब सिटी लॉर्ड की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि चिन्मू को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी जगह पे खड़ा होकर जंप लगाते हुए सीधा अरीना के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि वो यंग मास्टर टिंग यू का ओपोनेंट होने वाला था। ये देखकर तो वहाँ पे बैठे हुए लोगों में खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी। जबकि मिस यू भी वहाँ पे इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए सिटी लॉर्ड से कहती है, मैं इस गाँव के लड़के के ऊपर शर्त लगाना चाहती हूँ, अगर गाँव का ये लड़का हाथ जाता है तो मैं अपना दी ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर आपको दे दूंगी, लेकिन अगर ये जीत गया तो वो स्क्रिप्चर मेरे पास ही रहेगा। मिस यू की शर्त के बारे में जानकर तो सिटी लॉर्ड की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो अपने बेटे की जीत को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे यंग मास्टर को चैलेंज करते हुए कहता है, तो क्या कहते हो, फाइट को स्टार्ट किया जाए। जिसपे यंग मास्टर भी वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए चिन्मू से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरी मछली को भी और ज्यादा भूख लगी है, उन्हें भी तुम्हारे रूप में थोड़ा खाना मिल जाएगा। यंग मास्टर टिंग यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपनी पीक किलिंग नाइफ्स को बाहर निकाल चुका था, जिन्हें देखकर यंग मास्टर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं तो तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहा था, लेकिन तुम तो एक बेकार ही निकले। यंग मास्टर टिंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपनी पीक किलिंग नाइफ्स को लेकर वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन हमें जानने को मिलता है कि यंग मास्टर टिंग यू भी कम ताकतवर नहीं था। वो वहाँ पे चिन्मू के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ टोकते हुए उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था, जो देखकर चिन्मू अचानक से वहाँ पे अपने थंडर एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि यंग मास्टर टिंग यू के लिए भी किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि चिन्मू ने फाइट के दौरान ही अपने एलिमेंट की पावर को चेंज कर दिया था, जो कि किसी अप कल्टिवेटर
बैटर के लिए कर पाना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। पर अभी बेचारा वो यंग मास्टर वहाँ पे ये सब देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी अचानक से चिन्मू उसे वहाँ पे टक्कर मारते हुए पीछे की तरफ उड़ा देता है, जिसके चलते तो अब यंग मास्टर टिंगयू भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसी गुस्से के चलते वो वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पूरे बैटल अरीना के अंदर मल्टीपल आइस को समन कर लेता है, जिसके चलते अब वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ चिन्मू के अटैक को पहले ही देख पा रहा था। और क्योंकि वो वहाँ पे चिन्मू के हर एक अटैक को पहले से ही देख लेता था, इसलिए उसे वहाँ पे चिन्मू के हमलों को डॉज करने में भी ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था, जो देखकर चिन्मू भी थोड़ा परेशान हो जाता है। इवन प्रिंसेस जूजी और मिस यू भी वहाँ पे चिन्मू को लेकर फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि यंग मास्टर टिंगयू अब वहाँ पे अपने क्लोन्स भी बना चुका था और अपने क्लोन्स और स्पिरिचुअल आइस का इस्तेमाल करते हुए दोनों तरफ से चिन्मू के ऊपर हमला करने लगा था, जिनसे बचने के लिए चिन्मू को वहाँ पे बहुत ही तेजी से भागना पड़ रहा था। और जब काफी देर तक यंग मास्टर का कोई भी अटैक चिन्मू को छू भी नहीं पाता, तो ये सब देखकर ऑडियंस के अंदर बैठे हुए सभी लोग भी हैरान हो चुके थे। उन्हें वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि एक मामूली सा दिखने वाला लड़का यंग मास्टर टिंगयू के ऊपर भारी पड़ रहा है। इवन अब तो सिटी लॉर्ड भी वहाँ पे अपने बेटे को लेकर थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहा था। इवन जनरल किंग और प्रिंसेस जूसी भी चिन्मू की ऐसी कमाल की टेक्निक को देखकर हैरान दिखाई दे रहे थे। पर वो लोग ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि चिन्मू का मास्टर कौन है, इसलिए उन लोगों को पहले से ही अंदाजा था कि चिन्मू कोई मामूली लड़का नहीं है। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे अपनी पीक किलिंग नाइफ के थर्ड स्टाइल को एक्टिवेट कर चुका था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यंग मास्टर टिंगयू के सभी क्लोन्स को वहाँ पे काट चुका था। और बेचारा यंग मास्टर टिंगयू वहाँ पे कुछ सो या समय पाता उससे पहले चिन्मू वहाँ पे उसका गला भी काट चुका था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने तक का मौका ही नहीं मिल पाया था। लेकिन इसी के साथ ही पूरे बैटल अरीना के अंदर शांति छा चुकी थी, जबकि सामने की तरफ यंग मास्टर की बॉडी लड़खड़ाते हुए सीधे नीचे तालाब में जा गिरती है, जहाँ उसकी अपनी ही खतरनाक मछलियां उसे खाने लगी थी। जो देखा तो ड्रैगन सिटी की पूरी आर्मी चिन्मू को वहाँ पे घेर लेती है, लेकिन चिन्मू के चेहरे के ऊपर डर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो उल्टा वहाँ पे सोने के सिक्कों की बोतली उठाकर वहाँ पे सिटी लॉर्ड की तरफ थ्रो करते हुए कहता है, हम लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन किसी का खाना मुफ्त में नहीं खाते। लेकिन चिन्मू की ये सारी हरकतें देखकर सिटी लॉर्ड वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि सिर्फ उसके ओरा प्रेशर की वजह से ही वो सोने के सिक्कों वाली पोटली वहाँ पे फट जाती है। लेकिन ये सब देखकर भी चिन्मू वहाँ पे नहीं घबराता, उल्टा वो वहाँ पे सिटी लॉर्ड को देखकर वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, चलो अब मेरे यहाँ पे काम पूरा हुआ तो मैं निकलता हूँ। और ये कहकर चिन्मू अपनी गोड लाइक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बिजली की तेजी के साथ वहाँ से भाग निकलता है। हालांकि सिटी लॉर्ड गुस्से से अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से जाकर पकड़ो उसे। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे उन सभी की नजरों से गायब हो चुका था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बेचारे सिटी लॉर्ड की नजर अपने हाथ के ऊपर पड़ती है, जिसके हाथ में ग्रैंड माशिया के एक नीडल घुसा हुआ था। तभी मिस यू वहाँ पे सिटी लॉर्ड से कहती है, अब क्योंकि मैं शायद जीत चुकी हूँ तो वो ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर मेरे पास ही रहेगा। और ये कहकर मिस यू वहाँ पे सभी को अलविदा कहते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। जहाँ मिस यू को गायब होते हुए देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे उसके पीछे निकल गए थे। जबकि सिटी लॉर्ड तो खुद भी वहाँ पे उस डीमन स्क्रिप्चर को पाना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी आर्मी को आदेश देते हुए कहता है कि तुम सभी लोग उस लड़के के पीछे जाओ। और वो खुद ही ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर को पाने के लिए मिस यू के पीछे निकल के आया था। हालांकि ये सब देखकर तो प्रिंसेस जूजी वहाँ पे चिन्मू की मदद करने के लिए जाना चाहती थी, पर जनरल किंग उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा करती हो तो ड्रैगन सिटी का लॉर्ड हमारे खिलाफ हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इससे हमारे नेशन लॉर्ड का सारा प्लान खराब हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम चिन्मू को देखते हैं, जिसे वहाँ पे एहसास हो चुका था कि सिटी लॉर्ड की आर्मी उसके पीछे आ रही है, इसलिए वो वहाँ पे छुपते छुपाते हुए गली के अंदर चला जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ मिस यू भी अपने दुश्मनों से बचते हुए भाग रही थी कि तभी अचानक से डिमोनिक कल्ट के कल्टीवेटर वहाँ पे मिस यू के दुश्मनों के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे जान से मार देता है। और ऐसा करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रेन मास्टर ही था, जैसे पिछली बार चिन्मू ने फाइट में हराया था। इसी बीच हम वहाँ पे डिमोनिक कल्ट के और भी काफी सारे कल्टीवेटर मास्टर्स को देखते हैं, जो कि वहाँ पे छुपते छुपाते हुए मिस यू और चिन्मू की मदद कर रहे थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ मिस यू के रास्ते में आकर वहाँ पे उसका रास्ता रोकते हुए उससे दी ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर की डिमांड करने लगा था। अब इस मौके का फायदा उठाकर तो हम देखते हैं कि बाकी के सभी कल्टीवेटर मास्टर्स भी वहाँ पे मिस यू को चारों तरफ से घेर चुके थे। लेकिन मिस यू वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उनके ऊपर अपने चार्मिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहाँ पे आपस में भिड़वा देती है। और साथ ही साथ मिस यू वहाँ पे अपने दी ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर टेक्निक की पावर को भी एक्टिवेट कर लेती है। और उस खतरनाक पावर का इस्तेमाल करके मिस यू वहाँ पे अपनी सिर्फ एक ही फिंगर से एक जायंट व्हाइट टाइगर को समन कर लेती है, जिससे निकलने वाला ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे देखकर ही सभी लोग वहाँ पे घबराने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड की आर्मी चिन्मू को वहाँ पे दोनों तरफ से घेर चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है डिमोनिक कल्ट के हाल मास्टर्स की, जो कि सभी वहाँ पे एक साथ ही सिटी लॉर्ड की आर्मी के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे खत्म कर देते हैं। वहीं अपने हाल मास्टर्स को देखकर चिन्मू भी वहाँ पे चौंकते हुए उन सभी से पूछता है, आखिर तुम सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पे ज़ोर्ड ड्रैगन वहाँ पे आगे बढ़कर चिन्मू को जवाब देते हुए बताता है, असल में ये ड्रैगन सिटी आधी अब से बिलोंग करती है, यानी कि आधे से ज्यादा टेरिटरी हमारी है। अब ज़ोर्ड
ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चिनमू जल्दी से वहाँ पे उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है क्या आप सभी लोग मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंड माशिया को ढूंढ कर ला सकते हैं। चिनमू के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो सभी लोग दोबारा से वहाँ पे ड्रैगन सिटी में फैल चुके थे चिनमू के आदेश को पूरा करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे चिनमू की नजर ऊपर आसमान में जाती है जहाँ आसमान पूरा लाल हो चुका था। ये देखकर जब चिनमू वहाँ पे अपनी गोड आइस का इस्तेमाल करते हुए आसमान को देखता है तो उसे वहाँ पे जाने को मिलता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि मिस्सी यू का था, जो कि वहाँ पे ऊपर आसमान में ही लाशों का ढेर लगा चुकी थी और उन सभी के खून की वजह से आसमान पूरा लाल पड़ गया था। जो देखकर तो चिनमू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि सेक लीडर की बीवी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इवन अब बस वहाँ पे 3 लोग ही बचे थे, वो स्नेक लेडी, वो बुराऊ और सिटी लॉर्ड। बाकी सभी को मिस्सी यू वहाँ पे जान से मार चुकी थी। इवन उन तीनों के साथ भी फाइट करने में मिस्सी यू को वहाँ पे ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। जहाँ इसी तरह देखते ही देखते मिस्सी यू वहाँ पे उस बुराऊ के साथ साथ स्नेक लेडी का खेल भी खत्म कर देती है। अब आखिर में बस सिटी लॉर्ड ही बचा था। जो देखकर सिटी लॉर्ड जल्दी से वहाँ पे अपनी पैरामोडियल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी 8 ड्रैगन स्पिरिट्स को समन कर लेता है, जिनके साथ जैसे ही मिस्सी यू को व्हाइट टाइगर टकराता है तो वो व्हाइट टाइगर भी वहीं पे खत्म हो गया था। जो देखकर मिस्सी यू भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए सिटी लॉर्ड से कहती है कि बहुत अच्छे, पर फिर भी मुझे हराने के लिए तुम्हारी ये टेक्निक काफी नहीं है। और ये कहकर मिस्सी यू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी द ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बेचारे सिटी लॉर्ड की पैरामोडियल टेक्निक को ही कॉपी कर लेती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब मिस्सी यू के पीछे भी वहाँ पे 8 पैरामोडियल ड्रैगन्स आ चुके थे। जो देखकर तो बेचारे सिटी लॉर्ड का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। अब जाकर उसे कहीं द ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर टेक्निक का अंदाजा हो रहा था, क्योंकि जिस टेक्निक को सीखने के लिए उसने पूरे 400 साल लगा दिए थे उसे मिस्सी यू ने द ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करते हुए एक ही पल में कॉपी कर लिया। अब ये सब सोचकर सिटी लॉर्ड वहाँ पे गुस्सा होते हुए मिस्सी यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो वहाँ पे जाकर भी मिस्सी यू का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ऊपर से मिस्सी यू वहाँ पे सिटी लॉर्ड के हाथ में घुसी हुई नीडल को भी बाहर निकाल लेती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो ऑलरेडी सिटी लॉर्ड की बॉडी के अंदर काफी सारे थ्रेड्स बना चुकी थी। मिस्सी यू वहाँ पे अपने डिमोनिक थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए सिटी लॉर्ड की बॉडी को वहाँ पे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। और तभी अचानक से वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है। जो देखकर जैसे चिनमू वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो अचानक से सिटी लॉर्ड की बॉडी वहाँ पे उड़ते हुए उसके सामने आके आती है। ये देखकर तो चिनमू वहाँ पे उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन सिटी लॉर्ड वहाँ पे उसकी टबली बचाते हुए कहता है बच्चे घबराओ मत, ये मैं हूँ तुम्हारी ग्रैंड माशिया। जो देखकर चिनमू भी वहाँ पे हैरान होते भी कहता है क्या आपने सिटी लॉर्ड की स्किन कैसे पाली। जिस पे ग्रैंड माशिया उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बता दिया कि बस इसकी किस्मत खराब थी, ऊपर से इसकी बीवी को ही मैंने मारा था और आज इसका बेटा तुम्हारे हाथों से मारा गया, जबकि खुद अपनी बीवी की तरह मेरे हाथों से अपनी जान गंवा बैठा। ये पूरा का पूरा परिवार तो बहुत ही ज्यादा बदनसीब था, जो कि सभी के सभी हमारे हाथों से ही मरे। लेकिन चिनमू जो कि वहाँ पे गहरी सोच में डूबा हुआ था, अचानक से उसे वहाँ पे अपनी ग्रैंड माशिया का सारा प्लान समझ आ जाता है और वो हैरान होते हुए अपनी ग्रैंड माशिया से कहता है ओ तो अब मैं समझा, आपने जानबूझकर सिटी लॉर्ड के सामने द ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर का चारा बिछाया, जिसको पाने की लालच में बेचारा सिटी लॉर्ड मारा गया और इस मौके का फायदा उठाकर आपने उसके ही रूप को अपना लिया। अब यान किंगडम जब भी कोई डील करने के लिए आएगा तो वो सीधा आपसे मिलेगा। ये कहकर चिनमू वहाँ पे अपनी ग्रैंड माशिया की तारीफ करते हुए कहते हैं वाह ग्रैंड माशिया, मान गए आप बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। चिनमू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ग्रैंड माशिया के फेस के ऊपर भी एक इविल स्माइल आ चुकी थी। खैर उसके बाद हमें वहाँ पे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चिनमू के कहने पर डेमोनिक कल के हाल मास्टर्स ग्रैंड पाजिया को ढूंढकर भी उसे वहाँ पे चिनमू के पास ला चुके थे। जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ से एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंड पाजिया अचानक से वहाँ पे सीरियस होते हुए उन दोनों को बताते हैं कि कल रात मुझे मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिटी लॉर्ड अपनी ड्रैगन सिटी के अंदर बड़े बड़े कैंप बनवा रहा है, जिनका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि एक ही समय पे उन कैंप्स के अंदर लाखों सोल्जर्स आ सकते हैं। जिसका मतलब है कि यन किंगडम हमारे ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आ रहा है, जिसमें न सिर्फ लाखों सोल्जर्स होने वाले हैं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में एयरशिप्स भी होने वाले हैं, जो कि डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं ये मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड पाजिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चिनमू के साथ साथ ग्रैंड माशिया भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिसके साथ ही वो वहाँ पे ग्रैंड पाजिया से सवाल करते हुए पूछती हैं क्या तुमने इस सब के बारे में गांव के मुखिया और बाकी सभी को बता दिया। जिस पे ग्रैंड पाजिया हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ मैंने उन सभी को बता दिया और वो सभी भी अब ड्रैगन सिटी ही आ रहे हैं। ग्रैंड पाजिया की ये बात सुनकर ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे जंग की तैयारी करते हुए अजूर ड्रैगन से कहती है सभी हाल मास्टर्स को रेडी होने के लिए कह दो, जबकि चिनमू को सिटी गेट की तरफ भेजते हुए कहती है तुम सभी लोग प्लान के मुताबिक चलो, तब तक मैं जितना ज्यादा हो सके यान किंगडम के नेशन लीडर को रोकने की कोशिश करती हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम चिनमू को देखते हैं, जो कि ग्रैंड माशिया के कहने के मुताबिक सिटी गेट के पास पहुंच चुका था। उसे वहाँ पे 2 बड़े बड़े ड्रैगन पिलर्स दिखाई देते हैं, जो कि ड्रैगन सिटी को बचाने के लिए रात में गॉड स्टैचूज की तरह ही काम किया करते थे। पर चिनमू को वहाँ पे डर था कि कहीं इस खतरनाक जंग के चलते इन ड्रैगन पिलर्स को ही कुछ ना हो जाए। पर अभी चिनमू वहाँ पे खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रिंसेस जूसी वहाँ पे चिनमू के पास आकर थोड़ा चौंकते हुए उससे कहती है कि अभी अभी तुमने सिटी लॉर्ड के बेटे की जान ली, जिसके चलते सिटी लॉर्ड
अपनी पूरी आर्मी को तुम्हारे पीछे लगा चुका है और तुम हो के तुम यहाँ से भागने की बजाय ऐसे यहाँ पे लापरवाह होकर घूम रहे हो। जिस पे चिन्मू अचानक से ही सीरियस होकर प्रिंसेस जूसी को जवाब देते हुए कहता है, यान किंगडम की आर्मी इसी तरफ आ रही है और मैं सिटी गेट के ऊपर इसलिए रुका हुआ हूँ ताकि मैं उस आर्मी को रोक सकूं। चिन्मू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी प्रिंसेस जूसी के फेस के ऊपर आई हुई मुस्कान अचानक से वहाँ पे गायब हो जाती है और वो चिन्मू से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर इसमें बुराई ही क्या है कि अगर ड्रैगन सिटी खुद को यान किंगडम के हवाले कर दे। तुम जानते हो आज से लगभग 1000 साल पहले तक हमारा पुराना यान किंगडम भी ड्रैगन सिटी की तरह ही दिखाई दिया करता था, लेकिन एक दिन चेंग शेंगसेक ने आकर उसके ऊपर कब्जा करना चाहा, जिसके चलते यान किंगडम की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई। हर तरफ भुखमरी ही भुखमरी छाई हुई थी, लोग एक दूसरे को काटने पे तैयार हो गए थे। इवन हमारे पुराने एम्परर ने चेंग शेंगसेक के साथ पूरे 600 सालों तक जंग की, लेकिन इस जंग का कोई भी फायदा नहीं हुआ तब तक जब तक नेशन मास्टर नहीं आ गए। उन्होंने ही हमारे यान किंगडम को आकर बचाया था। हमारे नेशन मास्टर का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरी दुनिया में अमन कायम करना, लेकिन बाकी के बड़े बड़े क्लैंस ऐसा नहीं चाहते, जिसके चलते बाकी सभी बड़े बड़े क्लैंस हमारे खिलाफ है। इसी के चलते यान किंगडम डाशु कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करना चाहता है ताकि यान किंगडम वहाँ पे मौजूद सभी ट्रेंस को हासिल कर सके, क्योंकि डाशु कॉन्टिनेंट के सिर्फ वो सभी ट्रेंस ही उन सभी क्लैंस के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। प्रिंसेस जूसी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो डाशु कॉन्टिनेंट के लोगों का क्या, जिसपे प्रिंसेस जूसी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि हमारे नेशन मास्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अगर तुम्हारे डाशु कॉन्टिनेंट के लोग उनके सामने झुक कर रहे तो वो उन्हें अपना लेंगे। जिसपे चिन्मू वहाँ पे गुस्सा होते भी उससे कहता है, लेकिन हम लोगों को गुलाम बनना पसंद नहीं, भले ही आज तक पूरी दुनिया में यान किंगडम को कोई भी ना हरा पाया हो, लेकिन हमारा डाशु कॉन्टिनेंट बाकी दुनिया की तरह कोई मामूली जगह नहीं है। एक बार जब तुम्हारा यान किंगडम वहाँ पे कदम रखेगा, इस बात का एहसास खुद ही तुम लोगों को हो जाएगा कि मैं आखिर कौन से खतरे की बात कर रहा था। चिन्मू की ये बात सुनकर प्रिंसेस जूसी भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए चिन्मू से कहती है, मैं यान किंगडम से बिलोंग करती हूँ और यान किंगडम के खिलाफ जाने वाला हर कोई मेरा दुश्मन है। जिसपे चिन्मू भी उसे वहाँ पे गुस्से से जवाब देते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी सुन लो, मैं डाशु कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हूँ और अपने डाशु कॉन्टिनेंट को तुम्हारे यान किंगडम से बचाने के लिए मुझे अपनी जान ताकि क्यों न देनी पड़े, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। चिन्मू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी प्रिंसेस जूसी का दिल ही टूट गया था। वो भारी मन से वहाँ पे चिन्मू से कहती है, अगर ऐसी बात है तो बैटलफील्ड में मुझसे कोई भी रैंक की उम्मीद मत करना। जिसपे चिन्मू भी वहाँ पे कोर्टून में उससे कहता है, हाँ तुम भी, क्योंकि मैं अपने डाशु कॉन्टिनेंट के साथ धोखा नहीं करने वाला। इस तरह इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, जिसके बाद अगले सीन में हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जनरल किंग सिटी लॉर्ड यानी कि ग्रैंड माशिया को वहाँ पे मना चुका था अपनी आर्मी को ड्रैगन सिटी में ठहराने के लिए। और जब जनरल किंग को वहाँ पे सिटी लॉर्ड का इशारा मिल जाता है तो वो भी एक सिग्नल का इस्तेमाल करते हुए अपने पिता तक ये पैगाम पहुंचवा देता है, जिसके चलते जनरल किंग के पिता यानी कि मास्टर थियान ने अपनी यान किंगडम की उस खतरनाक आर्मी को लेकर ड्रैगन सिटी की तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ उनके साथ वो बुढ़ाऊ मास्टर गुली भी था। इसी बीच जनरल किंग के पिता मास्टर जियान की नजर वहाँ पे डिवाइन माउंटेन्स के ऊपर पड़ती है, जो कि डाशु कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद अंधेरे को बाहर आने से रोकते थे। खैर मास्टर जियान वहाँ पे अपने दूसरे जनरल को आदेश देते हुए कहते हैं, जल्दी से हमारी सारी आर्मी को ड्रैगन सिटी की तरफ बढ़ने के लिए कहो। जिसके बाद हम चिन्मू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपनी गॉड आइस का इस्तेमाल करते हुए उस आर्मी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख चुका था, जो देखकर बेचारा चिन्मू वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि ये लोग तो इतने ज्यादा पास आ गए, जबकि गांव के मुखिया और बाकी सभी का तो कोई अता पता ही नहीं है। इसलिए चिन्मू अपने मन ही मन में एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कहता है कि जब तक वो सभी लोग यहाँ पे नहीं आ जाते, मुझे अकेले इस पूरी आर्मी का मुकाबला करना होगा। लेकिन अभी चिन्मू वहाँ पे फाइट करने के लिए खुद को तैयार कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे आप पहुंचते हैं ग्रैंडपा डेफ, जो कि चिन्मू को ज्यादा पावरफुल नहीं लगते थे। इसलिए चिन्मू उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि बाकी सभी ग्रैंडपास कहाँ हैं, लेकिन ग्रैंडपा डेफ उसे वहाँ पे कोई भी जवाब ना देते हुए अपना ब्रश बाहर निकाल लेते हैं और साथ ही उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि आज तुम्हें यहाँ पे मेरी ट्रू पावर देखने को मिलेगी। ग्रैंडपा डेफ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे कुछ सोया समय पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि ग्रैंडपा डेफ वहाँ पे अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए ऊपर आसमान में एक हेवनली रेवोल्यूशन को बना चुके थे, जो देखकर तो चिन्मू की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती है। उसे अब जाकर समझ आ रहा था कि उसके ग्रैंडपा डेफ कितने ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि वो अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी ड्रॉ कर सकते थे। उनकी ड्रॉ करते ही वो चीज असली चीज में बदल जाती और चिन्मू की इसी हैरानगी के साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।